हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर थर्ड, इससे रिगार्डिंग या इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हम लोग सॉल्व करेंगे और क्या इसमें से इंपॉर्टेंट और क्या इसमें से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बने हैं या प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि इसमें पीवाईक्यूज भी है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है। तो इसलिए पूरे ध्यान से और अच्छे से देखिएगा। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से ऑफ चैप्टर थर्ड। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया है या पहला प्रश्न जो दिया है वो दिया है कि एक न्यायदर्श सर्वेक्षण श्रेष्ठ है क्योंकि, या फिर अ सैंपल सर्वे इज बेटर बिकॉज इट इज। एक सैंपल सर्वे क्यों बेहतर है, या फिर एक न्याय दर्श सर्वेक्षण बेहतर क्यों माना गया है, क्या उसके पीछे का रीजन है, रीजन क्या है, यानी कि उसके पीछे का कारण क्या है। पहला दिया है समय की बचत होती है या लेस टाइम कंज्यूमिंग। दूसरा दिया है धन की बचत होती है या फिर इकोनॉमिकल कहें या फिर लेस मनी कंज्यूमिंग कहें। तीसरा दिया है अधिक टिकाऊ होती है, रिलायबल होती है, कहने का मतलब है मोर रिलायबल। और उपयुक्त सभी, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। तो एक न्यायदर्श सर्वेक्षण श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि पहली बात, सैंपल सर्वे में ये होता है ना कि सैंपल सर्वे समय कम लेता है, ज्यादा समय नहीं लेता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। दूसरी बात, इसमें पैसे भी कम खर्च होते हैं और इसे टिकाऊ भी माना गया है। यही कारण है कि हम लोग जब भी ऐसी संख्या होती है जिसको हम लोग काउंट ही नहीं कर सकते, इतने ज्यादा मात्रा में, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में अगर लोग होते हैं तो उस दौरान हम लोग सैंपल सर्वे मेथड को अपनाते हैं, क्योंकि ये लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है और साथ ही साथ इसमें पैसे भी बहुत कम लगते हैं और टिकाऊ भी होता है। तो इस वजह से सैंपल सर्वे को बेहतर माना गया है अगर ज्यादा संख्या में आपके सामने ऑब्जर्वेशन है या फिर ज्यादा संख्या में अगर आपके सामने डाटा है तो उस दौरान आपको, या फिर ज्यादा संख्या में लोग हैं तो उस दौरान आपको सैंपल सर्वे मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिलायबल भी होता है, क्योंकि समय कम भी लेता है और साथ ही साथ खर्चा भी इसमें कम लगता है, यानी कि एफिशिएंट भी होता है, इफेक्टिव भी होता है और रिलायबल भी होता है। तो एफिशिएंट, इफेक्टिव भी होता है, लेस टाइम मनी कंज्यूमिंग भी होता है और रिलायबल भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव ये सही ऑप्शन होगा। दूसरे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन इसमें क्या दिया है? अगला क्वेश्चन दिया है कि एक दैव निर्देशन चुना जा सकता है, यानी कि एक रैंडम सैंपल क्यों चुना जा सकता है, या फिर एक रैंडम सैंपल के क्या क्या फॉर्म्स हो सकते हैं या क्या क्या तरीके हैं, जैसे क्या क्या मेथड्स हैं रैंडम सैंपल के। ऑप्शन देखिएगा। लॉटरी विधि द्वारा, यानी कि लॉटरी मेथड। दैव संख्याओं द्वारा, यानी कि रैंडम। ढोल घुमाकर, यानी कि ड्रम, रोटेटिंग द ड्रम। एंड लास्ट ऑल ऑफ द अबव। देखिए, अब सबकी बात करते हैं। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक सा बात है, मतलब कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होगा, आपके रियल लाइफ से रिलेटेड होगा और मतलब सिंपल सा आप समझ भी जाओगे। सबको जो सिंपल जो चीज दिया है वही समझो। लॉटरी, लॉटरी क्या होता है सब जानता है। लॉटरी भाई किसी, सबका चांस एक एक रहता है भाई कि लॉटरी का टिकट कोई भी जीत सकता है, किसी की भी लॉटरी लग सकती है, यानी कि सबका लॉटरी आने का जो चांस है वो क्या रहता है, इक्वल रहता है। कोई बायसनेस रहता है नहीं भाई, अनबायस्ड रहता है। तो लॉटरी मेथड। अच्छा, रैंडम सैंपल में क्या दिखाई दे रहा है? रैंडम सैंपल नाम से ही लग रहा है कि भाई रैंडम, कोई चीज रैंडमली हो रहा है। जैसे कि 10 लोग हैं, अब 10 लोगों में से किसी एक बंदे को चुनना है, यानी कि सबके चांसेस सेलेक्ट होने के या चुने जाने के इक्वल होंगे, यानी कि रैंडमली हम लोग चीजों को कर रहे हैं। दैट मीन्स रैंडम, मतलब कि कुछ भी लेके भाई इसमें से एक निकाल लो रैंडमली, कोई भी, बिना सोचे समझे, बिना किसी बायसनेस के, यानी बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी बेस के और बिना किसी बायसनेस के आपने क्या कर दिया, अनबायस्ड तरीके से किसी को चुन लिया। दैट इज रैंडमली। अच्छा, लॉटरी में भी यही चीज हो रहा था, बिल्कुल हाँ, सबके चांसेस इक्वल है लॉटरी लगने के या लॉटरी का इनाम जीतने का, जो उनका चांसेस है वो इक्वल है। तो लॉटरी मेथड पहला मेथड हो जाता है। अगला मेथड रैंडम नंबर्स। अब रैंडम नंबर्स क्या है, या फिर रैंडम नंबर्स का मतलब क्या है? ये तो नाम से लग रहा है, और ये ऐसे भी रैंडम सैंपल, रैंडम नंबर्स, ये भी आपका एक मेथड हो जाएगा। तीसरा देखिए, ड्रम मेथड। अच्छा, ड्रम मेथड क्या है यार? रोटेटिंग ड्रम क्या है? रोटेटिंग ड्रम इज नथिंग बट, आप जो एक देखते हो ना, ऐसे करके बना रहता है, ऐसे ये, और यहाँ पे एक पॉइंट रहता है और उसके बाद ये गोला सा रहता है और इसको आपको घुमाना रहता है। बहुत सारे इसमें कॉलम्स बने रहते हैं, घुमाना रहता है। जैसे कि आप अमेजोन वगैरह पे या फिर बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते हैं, इसमें आपको
लकी ड्रॉ करके आता है, स्पिन करना आता है, वही होता है आपका बेसिकली रोटेटिंग ड्रम। अब उसमें क्या है आपके चांसेस, यानी कि हर एक इनाम, मान लेते हैं एक में आपका मोबाइल फोन दिया है, एक में आपका 50% ऑफ दिया है, एक में आपका बेटर लक नेक्स्ट टाइम दिया है, ठीक है, बेटर लक नेक्स्ट टाइम दिया है, ठीक है, यानी कि इन सब के आने के जो चांसेस हैं वो क्या है, इक्वल है। हो सकता है कि आप 50% ऑफ वाला ऑफर आपको मिल जाए, हो सकता है कि आप मोबाइल जीत जाए, हो सकता है कि आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम भी हो जाए, ठीक है, यानी कि सबके चांसेस जो है आने के वो इक्वल हैं और ये चीजें रैंडमली हो रही हैं। यानी कि ये तीनों ही मेथड्स आपके दैव निर्देशन में चुना जा सकता है, यानी कि ऑल ऑफ द एबव, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। ठीक है, अगले प्रश्न पे ध्यान देते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या दिया है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन दिया है प्रतिदर्श का आकार जितना बड़ा होगा परिणामों को शुद्ध होने की संभावना उतनी ही क्या होगी, उतनी ही अधिक होगी या मोर, कम होगी या लेस, शून्य होगी या फिर जीरो, या उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जितना ज्यादा साइज होगा सैंपल का उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगा इंक्लूड होने का गुड स्मॉल में, ठीक है। तो इसका क्या सही ऑप्शन होगा, सोचिए जरा, सोच समझ के बताइए। क्या इस केस में अपॉर्चुनिटी जो गुड स्मॉल में या अवसर का जो होगा वो ज्यादा होगा, कम होगा, इक्वल होगा, क्या होगा? सोच समझ लिया? पहला मोर दिया है, दूसरा लेस दिया है, तीसरा इक्वल दिया है और लास्ट दिया है नन ऑफ द अबव। यानी कि हर एक यूनिट का यूनिवर्स में अपॉर्चुनिटी जो होता है गुड स्मॉल में सिलेक्ट होने का, इंक्लूड होने का, अभी मैंने बताया कि इक्वल होता है, प्रोबेबिलिटी सबकी इक्वल होती है, ठीक है, सबके चांसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अगर जितना ज्यादा वो कम मात्रा में होगा उतना ज्यादा चांसेस होंगे सेलेक्ट होने के, ठीक है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है, लार्जर द साइज ऑफ सैंपल, जितना ज्यादा साइज होगा सैंपल का उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी जो होगी रिजल्ट्स के एक्यूरेट आने का वो ज्यादा होगा। तीसरा क्वेश्चन है कि जितना ज्यादा साइज होगा, तीसरा क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन है, मैं चौथे क्वेश्चन पे ध्यान दे रहा था। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है कि लार्जर द साइज ऑफ सैंपल द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट विल बी, जितना बड़ा साइज या जितना बड़ा प्रतिदर्श का आकार होगा उतना बड़ा, उतना ज्यादा परिणाम के शुद्ध होने का संभावना होगा। यानी कि लार्जर साइज ऑफ सैंपल द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट विल बी, मतलब कि एक्यूरेट होने का, रिजल्ट के एक्यूरेट होने का पॉसिबिलिटी क्या है। जैसे मुझको ये बताइएगा, अगर हम लोग 10 लोगों से या 10 लोगों का जानकारी लेते हैं कि वो हेल्दी हैं कि नहीं हेल्दी हैं, इससे ज्यादा हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा, या फिर अगर हम लोग 100 लोगों से जांच पड़ताल करके पूछते हैं कि वो हेल्दी हैं कि नहीं हेल्दी हैं, फिर उनका रिपोर्ट वगैरह देख के, हेल्थ रिपोर्ट वगैरह देख के चेक करते हैं कि वो हेल्दी हैं कि नहीं है, तो किसमें ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट मिलेगा, क्या 10 लोगों वाले रिपोर्ट से मिलेगा या 100 लोगों की रिपोर्ट से मिलने वाले रिजल्ट से हमें एक्यूरेसी मिलेगा? कौन सा रिजल्ट ज्यादा एक्यूरेट होगा, 10 लोगों वाला या 100 लोगों वाला? आप बताइए। ऑब्वियसली 100 लोगों वाला। क्यों? क्योंकि भाई इस केस में क्या हो रहा है, केवल 10 लोगों के बारे में जानकारी मिल पा रही है, लेकिन 100 में क्या हो रहा है, 100 लोगों की जानकारी, लार्जर द साइज, और उतना ज्यादा एक्यूरेट भी होगा। तो जितना ज्यादा साइज होगा उतना ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट भी आएगा, कहने का मतलब है मोर, ऑप्शन ए। समग्र के प्रत्येक इकाई को न्यायादर्श में शामिल होने का अवसर होता है, मोर लेस इक्वल, क्या होता है, अभी कुछ टाइम पहले बताया, उसी पे डिस्कस मैं कर भी रहा था, चांसेस इक्वल होते हैं। अगला क्वेश्चन, अनंत समग्र हेतु प्रयोग की जाने वाली रीति कौन सी है, कौन सा मेथड बेस्ट होता है इनफाइनाइट अगर यूनिवर्स है तो? बताइएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी?
सेंसस मेथड या संगणना रीति, सैंपल मेथड या फिर प्रतिदर्श रीति, मिक्स्ड मेथड या मिश्रित रीति, या उपरोक्त सभी। तो अगर यूनिवर्स इनफाइनाइट है, मैंने अभी भी बताया कि जब ज्यादा मात्रा में लोग होंगे तो उस दौरान कौन सा मेथड बेस्ट होता है? कौन सा? बताइए बताइए। सैंपलिंग मेथड। तो सैंपलिंग मेथड आपका बेस्ट होता है या फिर प्रतिदर्श रीति। अगला प्रश्न, किस विभ्रम में, विभ्रम मतलब होता है एरर, तो किस विभ्रम में निरपेक्ष विभ्रम का अनुमानित मूल्य से अनुपात ज्ञात किया जाता है? या फिर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरर द रेशियो ऑफ रिलेटिव एरर विथ एस्टिमेटेड वैल्यू कैलकुलेटेड। अब रिलेटिव का बात दे दिया है, तुरंत आप क्या बोलोगे? रिलेटिव एरर, बिल्कुल। तो इस केस में क्या होगा आपका? रिलेटिव एरर, ठीक है, या फिर सापेक्ष विभ्रम। विभ्रम, अभिनत विभ्रम को क्या कहते हैं हम लोग? अभिनत विभ्रम यानी कि बायस्ड एरर। इस बायस्ड एरर को हम लोग क्या कहते हैं? क्या इसको हम लोग एक्सीडेंटल एरर कहते हैं, क्यूमुलेटिव एरर कहते हैं, या कंपनसेटिंग एरर कहते हैं, या संयोगिक एरर, संचयी विभ्रम, क्षतिपूरक विभ्रम, या इनमें से कोई नहीं? तो अभिनत विभ्रम को हम लोग क्या कहते हैं? बताइए। अभिनत विभ्रम। रिलेटिव एरर को क्या कहते हैं? अभी मैंने बताया था, वो बताइए जरा। रिलेटिव एरर को क्या कहते हैं? रिलेटिव एरर को हम लोग कहते हैं सापेक्ष विभ्रम। रिलेटिव एरर क्या कहते हैं? सापेक्ष विभ्रम। सापेक्ष विभ्रम, ठीक है। तो बायस्ड एरर को क्या कहेंगे? बताइए। बायस्ड एरर को हम लोग क्या कहेंगे? अच्छा, बायस्ड क्या लग रहा है? बायस्ड लग रहा है कि भाई हाँ, किसी का हम लोग साथ दे रहे हैं, ठीक है, किसी का हम लोग क्या दे रहे हैं? साथ दे रहे हैं। क्या ये एक्सीडेंटल होगा? नहीं, ये संयोग से नहीं होता है, ये संयोग से नहीं होता है। किसी का हम लोग साथ संयोग से नहीं देते हैं, सोच समझ के देते हैं, तो ये तो होगा नहीं, ठीक। कंपनसेटिंग एरर या क्षतिपूरक एरर, किसी की क्षति पूरी करने के लिए हम लोग बायस्ड करते हैं, ये भी नहीं होगा। तो बचा क्या आपका? नन ऑफ दिस या फिर क्यूमुलेटिव एरर। अच्छा, क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है किसी को हम लोग क्या कर रहे हैं? क्यूमुलेट कर रहे हैं। क्यूमुलेट मीन्स व्हाट? इकट्ठा कर रहे हैं। इकट्ठा मीन्स व्हाट? कि भाई हम लोग किसी के सपोर्ट में कोई चीजें, कुछ इंफॉर्मेशंस इकट्ठा कर रहे हैं ताकि उस चीज को सही साबित कर सकें। यानी कि हम लोग किसी का साथ दे रहे हैं, किसी को सपोर्ट कर रहे हैं, और जब सपोर्ट की बात आती है तो तुरंत वहां पे बायस्ड आ जाता है। तो इस केस में दूसरा नाम इसका क्या होगा? क्यूमुलेटिव एरर। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में से कौन सा अभिनत विभ्रम का प्रकार नहीं है? अभिनत विभ्रम अभी हम लोग पढ़े थे, तो अभिनत विभ्रम का प्रकार कौन सा नहीं है? यानी कि अनबायस्ड एरर। अनभिनत, अभिनत नहीं, अनभिनत। यहां पे क्या था? अभिनत था, यहां पे अनभिनत है, यानी कि अनबायस्ड एरर का कौन सा इसमें से टाइप नहीं है? क्या रैंडम एरर, एक्सीडेंटल एरर, कंपनसेटिंग एरर, या सिस्टमेटिक एरर? रैंडम एरर, रैंडमली गलत हो जाता है। एक्सीडेंटल, संयोग से हो जाता है। कंपनसेटिंग में आपका कंपनसेट करना पड़ता है। तो बचा क्या आपका? सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर या फिर व्यवस्थित विभ्रम, यानी कि एकदम अच्छे तरीके से एकदम एरर किया गया है, तो उस केस में आपका क्या होगा कि भाई ये आपका क्या है? अनबायस्ड है या अनबायस्ड नहीं है, क्योंकि ये जितने भी हैं रैंडमली हो जाता है कोई चीज, तो ये भाई अनबायस्ड है, ठीक है। एक्सीडेंटल, संयोग से हो जाता है, अनबायस्ड है। कंपनसेटिंग, क्षतिपूरक हो जाता है, तो भाई ये भी अनबायस्ड है। तो बचा क्या आपका? सिस्टमेटिक एरर। निरपेक्ष विभ्रम क्या होता है? या फिर रिलेटिव एरर हम लोग किसे कहते हैं? रिलेटिव एरर का फॉर्मूला क्या है? देखिए, इसमें एक गलती है, आप लोग इसको सुधार लीजिएगा। ऑप्शन को एस्टिमेटेड वैल्यू या फिर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे वही चीज है, मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। तो एक्चुअल वैल्यू प्लस एस्टिमेटेड वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू, या एक्चुअल वैल्यू प्लस एस्टिमेटेड वैल्यू अपॉन मेजर्ड वैल्यू। ऑप्शन क्या कह दिए हैं? वास्तविक मूल्य प्लस धन अनुमानित मूल्य बटे अनुमानित मूल्य, ठीक है। और दूसरा दिया है वास्तविक मूल्य
माइनस अनुमानित मूल्य, या फिर एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू, या वास्तविक मूल्य अब माइनस अनुमानित मूल्य बटे मेजर्ड वैल्यू, या फिर अनुमानित मूल्य। ठीक है, क्या इसमें सही ऑप्शन होगा? और तीसरा दिया है अनुमानित मूल्य माइनस वास्तविक मूल्य, या एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस एक्चुअल वैल्यू, अनुमानित मूल्य प्लस वास्तविक मूल्य, या फिर एक्चुअल वैल्यू प्लस एस्टिमेटेड वैल्यू प्लस एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो हम लोग को एरर दिखाना है। एरर दिखाना है तो तुरंत यहाँ पे ऑप्शन एलिमिनेट करने का आ जाएगा। भाई एरर क्या होता है? एरर इज व्हाट? विभ्रम। हम लोग सही करना चाहते हैं लेकिन होता कुछ और है, तो इसके बीच में कितनी गलती आई, तो बीच का चीज जानने के लिए हम क्या करते हैं, चीजों को माइनस करते हैं। तो इसमें जो भी प्लस वाली चीजें वो हटाइए, पहले प्लस वाली चीजें हटा दी हैं, बचा क्या? बी और सी। देखो ऐसे ही केबीसी में भी हम आप लोग एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर केबीसी कोई खेलने जाता है ना, तो ऐसे ही ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। सोचिए कि केबीसी चल रहा है, कौन बनेगा करोड़पति। ठीक है, तो ऐसे ही आप 50-50 कर सकते हैं। इसलिए 50-50 ऑप्शन को हटा भी दिया है इस बार के केबीसी सीजन में, देख सकते हैं आप 50-50 ऑप्शन नहीं है, चला गया, इसी वजह से चला गया। ऐसे एलिमिनेट करेंगे तो 50-50 ऑप्शन क्यों रखा जाएगा भाई? जब दिमागी मैप एलिमिनेट कर ले रहे हैं तो फालतू का ऑप्शन है ये तब। तो 50-50 ऑप्शन चला गया है। ठीक है, बात वो नहीं है, बात ये है कि यहाँ पे हम लोगों ने 50-50 कर दिया है, बचा केवल बी और सी है, यानी कि बी और सी में भी ही सही है कोई। अब देखिए, एक में दिया है एस्टिमेटेड और एक्चुअल। आपने आकलन से, आपका आकलन जो है वो ज्यादा आ गया और एक्चुअल कम आ गया, क्या ये गलती है? आपने आकलन ज्यादा लेकर चला और एक्चुअल कम आया? नहीं, हम लोग हमेशा किसी भी चीज का एस्टिमेट ज्यादा लेकर ही चलते हैं। जैसे आपको लग रहा है, आपने मतलब कि आपके घर पे कोई फंक्शन हो रहा है, आपने 50 लोगों का मतलब 50 लोगों का आपने इनविटेशन भेज दिया। ठीक है, आपका हिसाब क्या हुआ कि 50 लोगों का खाना बनवाना है क्या, लेकिन आप 50 लोगों का खाना बनवाओगे नहीं, आप एक एस्टिमेट लेके चलोगे कि हाँ भाई, हमेशा ज्यादा का एस्टिमेट लेके चलते हैं, तो हम लोग 100 लोगों का खाना बनवाएंगे, ठीक है, ना कि 50 लोगों का। लेकिन आए कितने लोग? 70 लोग। तो क्या ये कोई गलती है? जी नहीं, ये कोई गलती नहीं है। लेकिन हाँ, 50 लोग को आपने इन्विटेशन दिया और 85 लोग का आपने खाना बनवाया और आ गए 60-70 लोग, तो ये गलती जरूर है। तो हमेशा एस्टिमेशन ज्यादा का लेकर चलते हैं। तो जब ज्यादा का एस्टिमेशन लेकर चलते हैं तो क्या वो एरर माना जाएगा? नहीं, यहाँ पे एस्टिमेटेड ज्यादा है एक्चुअल कम है, तभी एस्टिमेटेड में से एक्चुअल माइनस किया जा रहा है। इसका मतलब एस्टिमेटेड ज्यादा है एक्चुअल कम है, ये बात अपने आप में सही है और ये एरर नहीं है, ये एरर नहीं है। तो ये भी नहीं होगा, तो बचा क्या? केवल बी। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं सोच समझ के, अपनी बुद्धि का प्रयोग करके। ठीक है, बुद्धि का प्रयोग करना है, ध्यान दीजिएगा, बुद्धि का प्रयोग करना है और किसी चीज का नहीं। दूसरी बात, ठीक है, सांख्यिकी के में विभम्र से आशय क्या है, या स्टैटिस्टिक्स में एरर का मतलब क्या है? क्या ये कोई मिस्टेक होता है? क्या ये कोई बायस होता है? कोई गलती होती है? या कोई पक्षपात होता है? गलती या पक्षपात दोनों होता है। देखिए, एरर दो तरीके से हो सकता है, या तो गलती आपने कर दिया, या तो किसी का आपने साथ दे दिया, या नहीं होता है गलती से मिस्टेक हो गया। तो वही चीज है, गलती से मिस्टेक नहीं होगा, मिस्टेक ही अपने आप में गलती है। लेकिन मिस्टेक क्या है? मिस्टेक क्या बायस्ड होता है? नहीं, मिस्टेक बायस्ड नहीं होता है। हाँ, बायस्ड क्या मिस्टेक हो सकता है? नहीं, बायस्ड कोई मिस्टेक नहीं होता है, वो ऐसा गलती होता है जो कि आप जानबूझकर करते हो, डिलिबरेटली करते हो। बायसनेस हमेशा डिलिबरेटली होता है, जानबूझकर होता है, और ये डिलिबरेटली नहीं होता है मिस्टेक। ठीक है, तो क्या इन दोनों को, जो डिलिबरेटली नहीं होगा उसको एरर नहीं मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे। और जो डिलिबरेटली होगा उसको भी एरर मानेंगे? उसको भी बिल्कुल मानेंगे, चाहे वो डिलिबरेटली हो चाहे वो डिलिबरेटली ना हो। और जो डिलिबरेटली नहीं होता है, जो जानबूझकर नहीं होता है, उसको मिस्टेक कहते हैं, और जो जानबूझकर होता है उसको हम लोग बायसनेस कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से दोनों ही अपने आप में मिस्टेक्स हैं, बायस या फिर गलती या पक्षपात, या दोनों ही अपने आप में विभ्रम है। अगला प्रश्न, यदि एक व्यक्ति की वास्तविक आयु, अब ध्यान दीजिएगा सारी बातें, ऊपर मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको रिलेटिव एरर का, या फिर सापेक्ष विभ्रम का, ठीक है, सॉरी निरपेक्ष विभ्रम, विभ्रम का आपको मैंने एक फॉर्मूला बताया था, उसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन इस पे करें कि नेक्स्ट पेज पे? रुकिए, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, नीचे यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा देखिए। रिलेटिव एरर या निरपेक्ष विभ्रम, ठीक है, रिलेटिव एरर या फिर निरपेक्ष विभ्रम, ठीक है, आप लिख सकते हैं निरपेक्ष, निरपेक्ष विभ्रम, ठीक है, निरपेक्ष विभ्रम।
अब निरपेक्ष विभ्रम कैसे निकलता है? देखिए, निरपेक्ष विभ्रम को निकालने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा सापेक्ष विभ्रम, या फिर आपको समझना पड़ेगा आपको समझना पड़ेगा सापेक्ष विभ्रम। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा सापेक्ष विभ्रम। एक मिनट। निरपेक्ष, रिलेटिव निरपेक्ष, आपको समझना पड़ेगा सापेक्ष विभ्रम। ठीक है, सापेक्ष विभ्रम। आइए, तो रिलेटिव एरर को समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा सापेक्ष विभ्रम। समझते हैं सापेक्ष विभ्रम क्या होता है या एब्सोल्यूट एरर क्या होता है। देखो, एक्चुअल एरर जो होता है वो आपका एब्सोल्यूट एरर ही होता है, यानी कि सिंपल सा इसका फॉर्मूला है या सापेक्ष विभ्रम का इसका ही है सापेक्ष विभ्रम। यहां मैं लिख देता हूं सापेक्ष विभ्रम। अब सापेक्ष विभ्रम का फॉर्मूला क्या है? सापेक्ष विभ्रम का फॉर्मूला ये है कि आप सिंपली जो आपने माना था उसको आप घटा दोगे असल में जो आपका वैल्यू आया था। मतलब आप बेसिकली क्या करोगे ना, आप बेसिकली वास्तविक मूल्य से एक्चुअल वैल्यू से, वास्तविक मूल्य लिख लीजिएगा आप लोग इसको हिंदी में, वास्तविक मूल्य, फिर से बता रहा हूं, वास्तविक मूल्य में से आप अनुमानित मूल्य मतलब एस्टिमेटेड या फिर मेजर्ड वैल्यू, ठीक है, इसको माइनस कर देंगे। ठीक 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 ठाक। तो एक्चुअल वैल्यू में से आपने एस्टिमेटेड वैल्यू माइनस कर दिया, यानी कि वास्तविक में से आपने अनुमानित या फिर जो आपने कैलकुलेट किया था या मेजर किया था वो वैल्यू आपने माइनस कर दिया। तो आपका क्या निकल के आ गया? एब्सोल्यूट एरर आ गया। रिलेटिव एरर क्या करता है? रिलेटिव एरर रेशियो बताता है। किसका रेशियो बताता है? ये रेशियो बताता है एस्टिमेटेड और एब्सोल्यूट का, या मेजर्ड और एब्सोल्यूट का क्या रिलेशन है, यानी कि इसका और इसका, इन दोनों का रिलेशन बताता है। और रिलेशन बताने के लिए क्या होता है यूज? अनुपात। किसी भी संबंध को बताने के लिए हम अनुपात का प्रयोग करते हैं। तो हम लोग इसका और इसका अनुपात लेंगे। अच्छा, ये चीज है। अनुपात में हम लोग जो बड़ा, अच्छा ये बताइए, जब भी हम लोग रेशियो बनाते हैं या किसी को फ्रैक्शन में रखते हैं तो क्या होता है? ग्रेटर वैल्यू ऊपर और स्मॉलर वैल्यू नीचे रखते हैं। ग्रेटर वैल्यू ऊपर और स्मॉलर वैल्यू नीचे रखते हैं, या स्मॉलर वैल्यू आप डिनोमिनेटर में और ग्रेटर वैल्यू या ज्यादा जो उसका मूल्य है उसको ऊपर रखते हैं, जिसका कम मूल्य है उसको नीचे रखते हैं। तो ज्यादा मूल्य किसका आपको लग रहा है? एब्सोल्यूट का लग रहा है कि नहीं लग रहा है? एब्सोल्यूट का ज्यादा मूल्य होगा, एब्सोल्यूट का मूल्य ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू एस्टिमेटेड। तो आप एब्सोल्यूट को ऊपर रखेंगे और एब्सोल्यूट का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? तो एक्चुअल में से एस्टिमेटेड माइनस कर दोगे और नीचे क्या लिखोगे? नीचे आप स्मॉलर वैल्यू जो कि आपका एस्टिमेटेड है उसको नीचे लिख दोगे। तो आपका क्या आ जाएगा, या मेजर्ड वैल्यू भी इसको कहते हैं हम लोग, आपका क्या आ जाएगा? रिलेटिव एरर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका निरपेक्ष विभ्रम का फॉर्मूला है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अब हमारा प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न दिया है कि यदि एक व्यक्ति की वास्तविक आयु 60 वर्ष है और अनुमानित आयु 55 वर्ष है तो सापेक्ष विभ्रम क्या होगा? या फिर इस केस में आपका सापेक्ष विभ्रम क्या होगा? एब्सोल्यूट एरर क्या होगा? सिंपली इस केस सापेक्ष विभ्रम क्या होगा? सापेक्ष, एक मिनट। अच्छा, इसको सापेक्ष कहते हैं, यहां पे गलती लगा दिया है। वही तो, सापेक्ष कहते हैं इसको, रिलेटिव को या निरपेक्ष दिया, यहाँ रिलेटिव दे दिया, इसी वजह से यहाँ पे गलती हुआ है। यहाँ पे एक्चुअल बात ये है ना कि ये है निरपेक्ष ही, हम लोग फॉर्मूला इसमें गलती दिखलाए हैं, बट क्वेश्चन ही गलत है। फॉर्मूला सही है अपने आप में, क्वेश्चन गलत। यहाँ पे निरपेक्ष देके यहाँ पे रिलेटिव दे दिया, यहाँ पे रिलेटिव नहीं होगा, यहाँ पे ऑब्सोल्यूट होगा, ऑब्सोल्यूट। ठीक है, यहाँ पे ऑब्सोल्यूट होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पूछा है रिलेटिव एरर। निकालिए रिलेटिव एरर कैसे निकलता है, फॉर्मूला मैंने बताया था अभी। आप पहले ऑब्सोल्यूट एरर निकालेंगे। निकालिए ऑब्सोल्यूट एरर या फिर निरपेक्ष विभ्रम निकालिए। पहले कैसे निकालते हैं निरपेक्ष विभ्रम?
जो आपका वास्तविक मूल्य है उसमें से अनुमानित मूल्य या जो आपने कैलकुलेट किया वैल्यू उसको या एस्टिमेटेड वैल्यू का आप माइनस कर देते हो। अच्छा, इसमें एस्टिमेटेड क्या दिया है? एस्टिमेटेड आपका जो है या फिर जो आपका अनुमानित है वो कितना है? 55 साल। अनुमानित क्या है? 55 साल। और एक्चुअल क्या है आपका? एक्चुअल है 60 ईयर या फिर वास्तविक क्या है आपका? 60 ईयर्स। ठीक है, माइनस करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? तो आपका आ जाएगा निरपेक्ष। निरपेक्ष विभ्रम आएगा। तो निरपेक्ष विभ्रम कितना आ गया आपका? तो निरपेक्ष विभ्रम आ गया आपका 5। ये आपका निरपेक्ष विभ्रम आ गया या निरपेक्ष विभ्रम आ गया या फिर ऑब्सोल्यूट एरर आ गया। क्या हमसे ऑब्सोल्यूट एरर पूछा है? नहीं, हम लोग से रिलेटिव एरर पूछा है। तो रिलेटिव एरर कैसे निकालेंगे? 55 से इसको डिवाइड कर देंगे, बस आ जाएगा आपका वैल्यू 0.09। दैट इज ऑप्शन सी। ठीक है, विभाजित करेंगे इसको हम लोग 5 को 55 से और आपका आ जाएगा 1/11 और 11 जब 1 को डिवाइड करेंगे 11 से तो आपका आ जाएगा वैल्यू 0.09। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति की वास्तविक आयु, वही क्वेश्चन है बस इसमें क्या करना है आपको? ऑब्सोल्यूट एरर फाइंड करना है। फाइंड कर देंगे? नहीं, हार्ड है ना, फाइंड कर लो भाई, आराम से फाइंड हो जाएगा। जो यहाँ पे निकाल ही दिए पहले ही हम। ठीक है, तो 5 साल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू थर्ड चैप्टर और ये सारे आपके कुछ न्यूमेरिकल्स है छोटे मोटे। और ऑप्शन को यहाँ पे सही कर दीजिएगा, फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे आपका रिलेटिव एरर नहीं होगा, ऑब्सोल्यूट एरर होगा, निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष विभ्रम है ये। यहाँ पे ऑप्शन सही है आपके, क्वेश्चन गलत था, ये सब आपके सही है। ठीक है, ये सब आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन आपका सही है बट क्वेश्चन गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिल गए ऑफ चैप्टर थर्ड और ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और सारी चीजों को नोट करते जाइएगा। इसका छोटा मोटा एक नोट्स बना लिया, अलग से नोटबुक लीजिए, उसमें नोट्स बनाइए और सारी चीजें नोट करते जाइए। ठीक है, होप ये सारी बातें को समझ में आ गई हो और रिमेंबर करना हर एक चीज को, हर एक वीडियो को बार बार देखते रहना और लगातार देखते रहना ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस में हेल्प मिलता रहे, क्योंकि हर एक चीजें आपस में इंटरलिंक्ड है और इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, तो इसलिए ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट, तो नोट करना एकदम बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड विद कॉमर्स नेशन एंड तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।